अस्सलाम वालेकुम। पिछले सबक में हमने बात की थी दबिस्तान दहली की और आज हम बात करेंगे दबिस्तान लखनऊ की। अदब ज़िंदगी और समाज का आईना होता है। अदब में वही चीज़ें नज़र आती हैं जो तारीख़ी, समाजी और सियासी अवामिल की हामिल होती हैं। तारीख़ के किसी एक हिस्से में किसी एक जुग़राफ़िया या इलाके के लोग जब अदब के एक रंग और एक तर्ज पर मुत्तफ़िक़ होते हैं तो वो दबिस्तान कहलाता है। उर्दू शायरी में दो दबिस्तान ख़ास तौर से मशहूर हुए, दबिस्तान दहली जिसका जिक्र हम कर चुके हैं और दूसरा है दबिस्तान लखनऊ। दहली के मुकाबले में दबिस्तान लखनऊ शायरी का दूसरा रुख और दूसरी कैफियत है। दबिस्तान लखनऊ से मुराद शेर व अदब का वो ख़ास रंग है जो लखनऊ के कदीम शायरों और अदीबों ने इख्तियार किया। दहली के बरअक्स लखनऊ में दौलत की फरावानी थी, सियासी सुकून था। यही वजह है कि दोनों दबिस्तानों की खुसूसियात में बिल्कुल अलग अलग फ़र्क है, यानी नुमायाँ फ़र्क है। जब दहली उजड़ने लगी तो दहली के जो शोरा थे वो लखनऊ आ गए। इनमें सिराजुद्दीन अली खां आरजू, सौदा, नासिक, शूज़, इंशा शामिल हैं। क्योंकि लखनऊ में ऐश व इशरत और नवाबों का दौर था। यही वजह है कि यहाँ के लोगों में मस्ती, रंगीन मिजाजी आ गई। लखनऊ की शायरी इस दौर की मुकम्मल अक्कासी करती है। ये खूबियाँ और ख़ामियाँ लखनवी शायरी की यादगार हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो खूबी है लखनवी शायरी की वो है हुस्न व इश्क़ के ख़ारजी मामलात का बयान। यानी दहली शायरी में हुस्न व इसके दाखिली मामलात थे तो यहाँ पे खारजी मामलात हैं। दहली के बरक्स लखनऊ के शोरा ने हुस्न व इश्क़ के खारजी मामलात पर ज़्यादा तवज्जो दी है। लखनऊ के शोरा माशूक़ के खारजी औसाफ व लवाजिम से ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इनका इश्क रस्मी व रिवायती है। मिसाल के तौर पर एक शेर देखते हैं, दिया मेरे जनाजे को जो कांधा उस परी रूह ने, गुमा है तख्ता ताबूत पर तख्ते सुलेमा का। अगली जो दूसरी खुसूसियात है वो है आशिकाना मुजामीन। लखनऊ शायरी में तसव्वुफ़ के मुजामीन ना होने के बराबर हैं। यानी आतिश ने तो कुछ तसव्वुफ़ के अशार इस्तेमाल किए हैं, कुछ औरों ने भी किए हैं, लेकिन कह सकते हैं कि तसव्वुफ़ के जो मज़ामीन हैं लखनवी शायरी में ना के बराबर हैं। यहाँ की रंगीन माहौल में ना सूफ़ियों का गुज़र था और ना सब्र व कनात की तालीम की ज़रूरत थी। यहाँ ऐश व इज़्ज़त का दौर था। चुनांचे यहाँ के शायरों में आशिकाना जज्बात और जमालियाती इजहार ख़ास तौर पर दिखाया जाता है। वो आशिक व माशूक़ के जज्बात को पुरअसर अंदाज में बयान करते हैं क्योंकि इनका इश्क मिजाजी है। एक खुसूसियात है लखनवी दबिस्तान की निशात या उनसर, या हम कह सकते हैं शौक़ियाना मामलात व जज्बात। लखनऊ का नवाबी दौर हकीकत में ऐश व इशरत का दौर था। यहाँ की शायरी में निशात या उनसर गालिब नज़र आता है। यहाँ के सरमाए में मुसरत की लहर सी दौड़ी नज़र आती है। ये लखनऊ की पुरअमन ज़िंदगी और खुशहाली का ही सबब था। यहाँ हुस्न बेनकाब था, इसलिए यहाँ शौक़ियाना मामलात व जज्बात का बयान खूब नज़र आता है। जैसे कहते हैं तेरी आरिज़ व क़ामत को देखकर बालाए सरू फूल खिला है गुलाब का। एक खुसूसियात है लखनवी शायरी की रेख्ती। रेख्ती से मुराद है औरतों की ज़बान से उनके जज्बात और ख़यालात का इजहार करना। इस सिन्फ़ के उस्ताद नासिक, रंगीन, अमानत, रश्क व असमत बेगम के नाम काबिल ज़िक्र हैं। दहली के बरक्स लखनऊ की ज़बान तसन्ना व बनावट की ज़बान है। इसके अलावा लखनवी तहजीब में इश्क व अय्यासी और तवायुफ़ की कसरत से एक किस्म का जनाना पना गया था। बाज़ शोरा ने बाज़ारी औरतों की बोल चाल को भी शायरी में शामिल कर लिया था और नई सिन्फ़ रेख्ती है इसको ईजाद कर लिया। इसका एक शेर देखते हैं, ज़रा घर को रंगीन के तहक़ीक़ कर लूँ, यहाँ से है कि पीछे डोली का हारू। एक और है, मैं तेरे सदक़े ना रखे ए मेरी रोज़ा,
بندی رکھ لے گی تیرے بدلے ہزاری روزہ۔ لکھنوی دبستان کی جو خصوصیات ہے وہ اس میں ایک ہے اصلاح زبان۔ یہ صحیح ہے کہ لکھنؤ اسکول کی خصوصیات اور اس کے مصائب ایسے ہیں کہ دور سے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ جو زبان کی اصلاح کا جو سہرا ہے وہ لکھنؤ جو دبستان ہے اسی کے سر بنتا ہے۔ دبستان لکھنؤ ہی کی سر ہے اور یہ کارنامہ ناسک کا ہے۔ ناسک سے پہلے بھی اصلاح زبان کی کوشش کی گئی لیکن ان اصولوں پر سختی سے عمل نہیں کیا گیا۔ سینکڑوں نامانوس اور غیر فصیح الفاظ اور زبان و شعر کے قواعد میں جو غلطیاں رہ گئی تھی، ناسک نے ان سب کی اصلاح کی۔ اور یہی نہیں کہ دوسروں سے عمل کروایا بلکہ خود بھی عمل کیا، اسی لیے ان کو اردو زبان کی اصلاح کا ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ دبستان کی جو شاعری ہے اس میں شاعروں نے مبالغہ آمیز تشبیہ اور استعارات کا استعمال بخوبی اور کثرت سے کیا ہے، کیونکہ جہاں پہ خوشی، عیش و عشرت ہے تو وہاں پہ لوگ دلی جذبات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ تو یہی جو خصوصیات ہے یہ اہم بھی رہی ہے وہاں کی، کہ وہاں کے جو شاعر انہوں نے مبالغہ آمیز تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دبستان کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ یہاں کی شاعری میں نشاط یا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ لکھنؤ کی شاعری میں عورت کے ظاہری حسن کا بھرپور بیان نظر آتا ہے جبکہ عشق کی داخلی کیفیت کا بیان نہیں ملتا۔ اس وجہ سے شاعری میں سطحیت اور بناوٹ پیدا ہو گئی۔ یہاں کی شاعری میں تصوف اور عشق حقیقی کے مضامین کا فقدان نظر آتا ہے۔ لکھنؤ کی شاعری کا جو سب سے خوبصورت پہلو وہ یہ ہے کہ یہاں کی شاعری زبان کے نقطۂ نظر سے دلکش اور پرکشش ہے۔ لکھنؤ نے جذبات سے زیادہ الفاظ کی نوک پلک سنوارنے اور زبان میں لطافت و حسن پیدا کرنے پر محنت صرف کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں شعرائے دبستان لکھنؤ کی، جن میں کچھ نام سب سے جو اہم ہیں۔ ناسک، جن کو ہم جانتے ہیں وہ ادبی ڈکٹیٹر ہیں زبان اصلاح کے۔ دوسرے ہیں آتش، جنہوں نے اپنی زندگی فقیرانہ حالات میں گزاری، زیادہ تر اپنی زندگی مسجدوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ نسیم، میر انیس اور مرزادہ میر، جنہوں نے مرثیہ کو اتنا آگے بڑھایا کہ اس کو بہت ہی اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا، اور میر انیس کو تو مرثیہ کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دونوں دبستان ہیں، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، یہ دونوں دبستان اپنی اپنی جگہ اردو زبان کی تاریخ میں اپنا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔